देखो, क्या होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में वो बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, असंभव लगती है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो एक बात आप लोग ये ध्यान रखना कि कोई चीज़ तभी तक असंभव लगती है जब तक वह हो नहीं जाती। जिस दिन वो घटना घट जाती है उस दिन से वो काम क्या होता है, सरल लगने लगता है। तो जीवन में अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं और वो आप करना चाहते हैं, तो अगर स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में आप प्रवेश हुए हैं। धीरे-धीरे जैसे कार्य करते जाएँगे, वो काम आपको समझ में आने लगेगा। और ध्यान रखना कि कोई चीज़ तभी तक कठिन लगती है या असंभव लगती है जब तक वो हो नहीं जाती। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे एलिमेंट्री कैनल या आहार नाल का। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसका थोड़ा बहुत जो डिस्कशन है उसको देख लिया था। उसके जो पार्ट थे, आज उसको हम लोग इन डिटेल या विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि आहार नाल के अंतर्गत इंक्लूड कौन कौन होता है। तो जो एलिमेंट्री कैनल होती है, आहार नाल, इसमें से जो सबसे पहला होता है वो होता है मुख गुहा। इसको माउथ कैविटी या बुकल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा। दूसरे नंबर पर जो आता है वो होता है ग्रास नली। ग्रास नली या भोजन नली, इसको ओइसोफेगस, या फूड पाइप भी आप लोग कह सकते हैं। तीसरा जो इसके अंतर्गत इंक्लूड होता है अमाशय, स्टमक। और चौथा जो होता है आंत। आंत में यहाँ पर दो इसके पढ़ेंगे, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत, दो प्रकार पढ़ेंगे। तो पहले कौन सी? छोटी आंत। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर पढ़ेंगे बड़ी आंत, बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। तो एलिमेंट्री कैनल में ये सारे लोग इंक्लूड होते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे क्योंकि रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा भाग आहार नाल का नहीं है। तो 3 पार्ट इसके रखे गए थे और एक पार्ट या एक ऑप्शन था लीवर का, अर्थात यकृत का। तो जो यकृत है वो क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है, अर्थात पाचन ग्रंथि है। वो क्या होते हैं? चीजों को, जो कॉम्प्लेक्स मैटर होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, उसके पाचन में वो क्या करती है? सहायता करती है। तो क्या होता है? यकृत डाइजेस्टिव ग्लैंड अर्थात पाचक ग्रंथ होता है। और इसमें क्या होता है कि वो आहार नाल का भाग नहीं है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी कभी सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है, सीक्वेंस लगाओ, पहले मुख गुहा की ग्रास नली अमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक भी पॉइंट अगर छूटा तो सुरक्षा का कवच टूटा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इनका हम लोग एक एक करके डिस्कशन कर लेंगे, बगल में फिगर बना लेंगे हम लोग कि ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। तो इसके पहले एक फिगर हम लोगों ने बनाया था, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो होगा मुख गुहा या बुकल कैविटी, यहाँ से इसको माउथ कैविटी भी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको माउथ कैविटी भी बोलते हैं। तो मुख गुहा के अंतर्गत कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो मुख गुहा में जैसे हम लोग देखेंगे, पहला तो ओठ, लिप्स, फिर जीभ, दांत, और क्या होते हैं इसी में लार ग्रंथियां, स्लाइवरी ग्लैंड स्थित होती हैं, लार ग्रंथियां। एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, जितनी भी पाचन में सहायक ग्रंथियां हैं उनको हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ओठ, जीभ और दांत का। तो पहला अगर लिप्स का देखेंगे, ओठ का देखेंगे, तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि ये जो मुख गुहा होती है, बुकल कैविटी होती है, उसको क्या करता है? बंद करके रखता है। अगर
ये बंद ना करे मुख गुहा को, तो मुख गुहा क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। और जब सूख जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया जनरेट हो सकते हैं। क्यों जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये क्या होते हैं कि जो एंजाइम स्रावित करते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ जो हानिकारक बैक्टीरिया भोजन के साथ जाते हैं उनको वो नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए क्या करता है, ओट मुख गुहा को बंद करके रखता है। और दूसरा काम इसका ये होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन बाहर आने ना पाए, ये काम क्या होते हैं, किसके होते हैं, ओट के होते हैं। फिर अगला हम लोग देखेंगे, जीभ को भी बात को डिस्कशन करेंगे। अब डिस्कशन करेंगे हम लोग दांत का, जो तीत होते हैं। तो जो तीत होते हैं इनका कार्य क्या होता है कि भोजन को चबाना, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो दांत होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ध्यान देंगे कि दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। तो 4 प्रकार देख लेंगे। पहला प्रकार जो हम लोग देखेंगे, कृंतक। कौन से, कृंतक। इसी को इंसीजर्स बोलते हैं। कृंतक को क्या बोलते हैं, इंसीजर्स बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं काटने वाले दांत। काटने वाले दांत। जैसे छोटे बच्चे को आप लोगों ने देखा होगा, क्या होता है कि जब वो किसी वस्तु को काटना चाहता है, जैसे जब उसको हम लोग ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, तो क्या होता है कि जब वो हाथ को पकड़ता है और आगे वाले दांतों का प्रयोग करता है, अर्थात आगे वाले दांतों से वो काटता है। तो जो काटने के लिए हम लोग किनका प्रयोग करते हैं, इंसीजर या कृंतक का प्रयोग करते हैं। दूसरे प्रकार के जो दांत होते हैं उनको कहते हैं रदनक। रदनक या कैनाइन। रदनक या कैनाइन होते हैं। तो एक बार क्वेश्चन ये रखा गया है रेलवे में कि निम्नलिखित में से किन दांतों का प्रयोग हम लोग फाड़ने के लिए करते हैं। तो चीजों को जब फाड़ना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले से नहीं, साइड वाले दांतों से चीजों को फाड़ने की कोशिश करते हैं। तो अर्थात फाड़ने के लिए हम लोग किनका प्रयोग करते हैं, रदनक का। फाड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रदनक का या कैनाइन का। फिर उसके बाद जो इसका तीसरा प्रकार हम लोग यहां पर देखेंगे, जो होता है अग्रचर्मणक। अग्रचर्मणक, इसको कहते हैं प्रीमोलर। अर्थात जो टफ चीजें होती हैं, जो थोड़ी हार्ड चीजें होती हैं, हम लोग कहां पर, यहां पर साइड में लाकर उसको तोड़ते हैं। और जो सबसे ज्यादा टफ चीजें होती हैं वो 4 नंबर पर हो जाती हैं। कौन सी, चमड़क। कौन सी, चमड़क। इसको कहते हैं मोलर्स। तो दांतों का कार्य क्या होता है, भोजन को चबाने, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा होता है, कृंतक या इंसीजर्स। इंसीजर का प्रयोग हम लोग किसमें, काटने के लिए करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो दांत का प्रकार होता है कौन सा होता है, रदनक होता है या काइनाइन होता है। इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, फाड़ने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो चाहे स्टार बना के आप लोग इसको टिक कर लें या इंपॉर्टेंट लिख लेना, कुछ भी कर लेना। फिर उसके बाद होता है, क्या होता है, अग्रचर्मणक, प्रीमोलर्स, और उसके बाद चर्मणक। फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो तीत होते हैं, जो दांत होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला हम लोग लिख लेंगे। इसका फार्मूला होता है 21, 23 अपर साइड वाला, अर्थात जो ऊपरी जबड़े में होता है, फिर 21 और 23 नीचे जबड़े वाला। बस ध्यान रखना कि इनमें 2 से गुणा होता है, ठीक है ना। तो 4 डिजिट है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, दांत के जो 4 प्रकार होते हैं वही है। पहला वाला आई से डिनोट करेंगे। आई से मतलब इंसीजर, और इंसीजर मतलब काटने वाले दांत। फिर दूसरा वाला सी से डिनोट करेंगे। सी मतलब काइनाइन, काइनाइन मतलब रदनक, रदनक मतलब फाड़ने वाले दांत। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे पीएम, प्रीमोलर्स, ठीक ना, अग्रचर्मणक। फिर उसके बाद जो हम लोग करेंगे वो किसका करेंगे, मोलर्स, अर्थात चर्मणक का। तो 2 से मल्टीप्लाई है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है कि बताओ इंसीजर जो कृंतक होते हैं कितने होते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई है, और जो आई है इंसीजर, तो ये 2 4 और नीचे वाला 2 ये 4, टोटल कितने इंसीजर,
8। ध्यान रखेंगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है। इंसीजर टोटल कितने 8। फिर काइनाइन कितने, तो 2 ऊपर और 2 नीचे। यहाँ 1 दिख रहा है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 ऊपर 2 नीचे कितने हो गए 4 हो गए। फिर इसके बाद प्रीमोलर्स अग्रचमणक कितने, 2 से मल्टीप्लाई 4 ये और 4 ये, टोटल कितने 8। और जो मोलर्स हो गए अर्थात चमड़क हो गए, इसके कितने प्रकार, तो 6 ऊपर 6 नीचे कितने हो गए 12। 12 8 20 और 20 8 28 32, अर्थात टोटल दांत कितने हो गए 32 हो गए। तभी लोग कहते हैं ना कि मारेंगे तो आपकी 32 ही टूट जाएगी, अर्थात 32 के 32 दांत आपके क्या होंगे टूट जाएंगे। तो इंसीजर कितने 8, कैनन कितने 4, प्रीमोलर्स कितने 8, मोलर्स कितने 12। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और शायद एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो इंसीजर होते हैं कृंतक होते हैं कितने होते हैं, तो कितने होते हैं 8 होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। दांत देख लिया, दांत के प्रकार देख लिया। एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, जो दांत के ऊपर ये क्वेश्चन टिक कर लेना इंपॉर्टेंट है। जो दांत होते हैं इसके ऊपर जो सफेद कलर की परत जमी होती है उसको कहते हैं इनामिल, उसको कहते हैं इनामिल। और इनामिल क्या होता है, मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग, मनुष्य शरीर का, इसको टिक कर लेंगे, मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग। इनामिल क्या होता है, मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग। तो हर एक बात आप लोग इसका नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। तो क्या पढ़ लिया कि मुख गुहा में कौन ओठ रहते हैं, फिर उसके बाद दांत पढ़े, उसके बाद अब देखेंगे जीभ। लार ग्रंथियों को अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो जीभ में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जीभ क्या होती है, कि एक मांसल संरचना होती है जीभ। ये सब नोट कर लेना। जीभ क्या होती है कि एक मांसल संरचना होती है जिसका अग्रभाग क्या होता है खुला हुआ, और जो पश्च भाग होता है वो क्या होता है आधार से लगा हुआ। तो ध्यान रखेंगे जो जीभ होती है, टंग होती है, वो क्या होते हैं कि उसका अग्र सिरा खुला हुआ और पश्च सिरा क्या होता है कि आधार तल से जुड़ा हुआ होता है। फिर इस जीभ में छोटे छोटे टिनी सेल्स होते हैं, अर्थात छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। जो टिनी सेल्स होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं स्वाद ग्रंथियां या स्वाद कलियां। स्वाद कलियां, टेस्ट बड, टेस्ट बड्स, स्वाद कलियां। इन्हीं स्वाद कलियों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन का जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, उसका अनुभव हम लोग कर पाते हैं। और ध्यान रखेंगे जो टिनी सेल्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, स्वाद कलियां या टेस्ट बड। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जीभ के जो अग्र सिरा होता है, ये अग्र सिरा अगला भाग, ये पश्च सिरा पिछला भाग, और ये पार्श्व साइड वाले जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं पार्श्व भाग होते हैं। तो जीभ का जो अग्र सिरा होता है वो क्या होता है मीठा स्वाद का अनुभव कराता है, स्वीट। और जीभ का जो पश्च सिरा होता है वो क्या होता है कड़वा या तीखा, बिटर, कड़वा या तीखा या बिटर स्वाद का अनुभव कराता है। और जो पार्श्व भाग होता है दोनों तरफ के, ये क्या होते हैं खट्टे स्वाद का अनुभव कराते हैं। तो जीभ में आप लोगों को इतना ही पढ़ना है कि जीभ क्या होती है, जीभ एक मांसल संरचना होती है जिसका अग्र सिरा खुला हुआ होता है और जो पश्च सिरा होता है आधार तल से जुड़ा हुआ होता है। जीभ में क्या होते हैं टिनी सेल्स, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें स्वाद कलियां या टेस्ट बड कहते हैं। इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या होते हैं, इन्हीं की सहायता से हम लोग स्वाद का अनुभव कर पाते हैं। और जो जीभ का अग्र सिरा होता है वो मीठे स्वाद का अनुभव, और पश्च सिरा कड़वा तीखा है बिटर स्वाद का अनुभव, और जो साइड के पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं खट्टे स्वाद का अनुभव कराते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बुकल कैविटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बुकल कैविटी में ओठ स्थित होते हैं, दांत स्थित होते हैं। दांत पढ़ लिए 4 प्रकार के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनका फार्मूला पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक ना। और उसके बाद
फिर क्या पढ़ लिए, जीभ। जीभ क्या होती है, मांसन संरचना, इसके पार्ट पढ़ लिए, और किस पार्ट में किस स्वाद का अनुभव होता है, ये चीजें हम लोग देख लें। तो बुकल कैविटी में आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। एक पॉइंट छूट रहा है, लार ग्रंथियां, स्लाइवरी ग्लैंड, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उसके अंतर्गत इसको इंक्लूड किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अब अगला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ग्रास नली, फूड पाइप या ओइसोफेगस का। ओइसोफेगस का देखेंगे। तो ओइसोफेगस में देखेंगे कि ये क्या होती है, ये ग्रास नली होती है। यहां से भी एक क्वेश्चन एनटीपीसी मेंस में रखा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें कि जो ग्रास नली होती है, ये वाला पार्ट, कि ये खुलती है कहां पर, मुख गुहा में, माउथ कैविटी या बुकल कैविटी से, और इसका इंड कहां पर होता है, अमाशय या स्टमक में। कहां पर, अमाशय या स्टमक में होता है। तो इसकी एक खास बात यह है कि जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो ये जो फूड पाइप है, ग्रास नली है, भोजन नली है, इसमें क्या होता है, पाचन नहीं होता है। क्या होता है, पाचन नहीं होता है, डाइजेशन नहीं होता है, किसमें, फूड पाइप में। और फूड पाइप में एक क्वेश्चन और आया हुआ है। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से पेरिस्टालसिस या क्रमांकुचन, क्रमांकुचन, पेरिस्टालसिस, क्रमांकुचन। क्रमांकुचन का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा ग्लूकोज का, कि एक बच्चा रहता है, वो धूप में दौड़ता रहता है और यहाँ पर सन होता है। तो क्या होता है, इसकी जब एनर्जी वो खींचता है, तो जब खींचता है तो पाइप का जो आकार होता है ये क्या होता है, फैल जाता है। और जब इसकी एनर्जी नहीं खींचता है तो इसका जो पाइप का आकार होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। कह सकते हैं कि जो फूड की पाइप, जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका आकार फैल जाता है, और जब खाना खाना बंद कर देते हैं तो अपने सेम आकार में आ जाती है। तो ये जो घटना होती है क्या कहलाती है, क्रमांकुचन कहलाती है। तो क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किसमें क्रमांकुचन की घटना होती है। फूड पाइप में क्या होती है, क्रमांकुचन की घटना होती है, या पेरिस्टालसिस का जो प्रोसेस होता है वो फूड पाइप में या ओइसोफेगस या ग्रास नली में होता है। तो इससे दो ही क्वेश्चन ये आते हैं कि निम्नलिखित में आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें क्रमांकुचन होता है, अर्थात जो पाइप है उसका आकार बढ़ता है, घटता है, ये प्रोसेस इसमें होता रहता है। तो ग्रास नली में ये आप लोग देख लिए। इसके बाद जो देखेंगे हम लोग अमाशय में देखेंगे कि अमाशय में प्रोसेस इसका क्या होता है। क्योंकि ये जो अमाशय होता है, स्टमक होता है, इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो भोजन होता है 4 से 5 घंटे तक रहता है। यहाँ पर जो भोजन होता है क्या होता है, 4 से 5 घंटे तक रहता है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक एपिथेलियम कोशिकाओं का परत होते। क्वेश्चन इसको नोट कर लेंगे, क्या होता है, एपिथेलियम, एपिथेलियम कोशिकाओं की परत होती है, एपिथेलियम कोशिकाओं की परत होती है, और इसमें धंसे हुए भाग होते हैं। क्या होते हैं, धंसे हुए भाग। तो ये जो धंसे हुए भाग होते हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, या कह सकते हैं कि जठर ग्रंथि का निर्माण करते हैं, जठर ग्रंथि का निर्माण करते हैं। और जठर ग्रंथि से ही क्या, जठर रस, क्या, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, का स्राव होता है। अब इस जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जठर रस होता है, इसमें जो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कहाँ से, ऑक्सटिंक्ट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेंगे, ऑक्सटिंक्ट
जो ऑक्सटिंग जो सेल होती है इससे क्या होता है, HCl स्रावित होता है। और HCl स्रावित क्या होता है कि जो भोजन में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, उनको नष्ट करने में क्या करता है, सहायता करता है, अर्थात बैक्टीरिया को नष्ट करता है। क्वेश्चन ये आता है कि HCl का स्राव कहाँ से होता है, तो अमाशय से। किन सेल से, ऑक्सिन सेल से इसका स्राव होता है। और यह कह सकते हैं जो जठर रस होता है, कहाँ से, जठर ग्रंथ से इसका निर्माण होता है। फिर यहीं से हम लोग पढ़ेंगे कि दो एंजाइम में निकलते हैं और दोनों एंजाइम इंपॉर्टेंट हैं। दो एंजाइम भी निकलते हैं, उसमें से एक होता है रेनिन। क्या होता है, रेनिन होता है। तो रेनिन क्या होता है कि जो दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेंगे आप लोग। जो दूध में उपस्थित कौन सी प्रोटीन, केसीन प्रोटीन होती है, उसका पाचन कौन सा का एंजाइम करता है, तो रेनिन करता है। और दूध का जो सफेद रंग होता है किस प्रोटीन के कारण, केसीन प्रोटीन के कारण होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। और दूध का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण, वो होता है कैरोटीन के कारण। दूध का सफेद रंग केसीन प्रोटीन के कारण, और जो दूध होता है उसका जो पीला रंग होता है वो किसके कारण, कैरोटीन के कारण। अर्थात दूध का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण, कैरोटीन के कारण। ठीक है ना। तो दूसरा जो एंजाइम निकलता है वो होता है पेप्सिन। पेप्सिन, दोनों एंजाइम इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक रेनिन और पेप्सिन, इनका स्राव कहाँ से होता है, तो अमाशय से होता है। ठीक ना। अमाशय से HCl भी स्रावित होता है, जिसका कार्य क्या होता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करना। ऑक्सटिंग सेल से ये क्या होता है, स्रावित होता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो इतने क्वेश्चन आपके अमाशय से बनते हैं। और क्या होता है कि एपिथेलियम का जो सेल की परत होती है, ये क्या करती है कि जो एसिड होता है, अर्थात ये जो अम्ल होता है, इससे हमारे अमाशय की रक्षा करती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। रेनिन वाला भी आपको ध्यान रखना है, पेप्सिन वाला भी ध्यान रखना है। और दूध का जो सफेद रंग होता है केसिन प्रोटीन के कारण होता है, और दूध का जो पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है। और इसी जठर रस से HCl का जो स्राव होता है, और HCl क्या होता है, जो भोजन में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करता है, उनको नष्ट करता है। तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे छोटी आंत। तो छोटी आंत, अमाशय के बाद जो भोजन क्या होता है, छोटी आंत में जाता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि छोटी आंत के 3 पार्ट पढ़े थे। जहां से ये अमाशय से जुड़ती है, यू आकार की संरचना होती है, उसको पक्वाशय ग्रहणी या डिओडेनम कहते हैं। एक बार क्वेश्चन यही आया हुआ है कि पक्वाशय या डिओडेनम किसका पार्ट है, तो छोटी आंत का पार्ट है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो छोटी आंत में क्या होता है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत होती है, इसमें इसके पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं छोटी आंत को, तो ध्यान रखेंगे। छोटी आंत के पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। तो छोटी आंत में देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होते हैं, पाचन की क्रिया। छोटी आंत में लिख लेंगे, पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। क्या होते हैं, पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। फिर इसी जो छोटी आंत में एक संरचना और होती है, देखेंगे उसको हम लोग। जो छोटी आंत होती है इसकी एक संरचना और होती है, इसके दीवारों पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके दीवारों पर अंगुलियों जैसी, फिंगर लाइक, अंगुलियों जैसी संरचना होती है, जैसी अंगुलियों जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग आंत्र रसांकुर या इंटेस्टाइनल विली कहते हैं। आंत्र रसांकुर या इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल विली कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कि विली किसका पार्ट है, तो विली किसका पार्ट है, छोटी आंत का। और इसका जो कार्य क्या होता है कि भोजन की अवशोषण क्षमता को बढ़ाते हैं, भोजन की अवशोषण क्षमता को बढ़ाते हैं। तो भोजन क्या होता है, छोटी आंत में ही अवशोषित होता है
और अवशोषित होने के बाद क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में ये पहुंचाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर, छोटी आंत में होता है। तो ये सारी संरचना हम लोग छोटी आंत में ध्यान रखेंगे। एक और ध्यान रखेंगे कि ये आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, 6 से 7 मीटर आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है कौन, छोटी आंत। तो ये सारी घटना हम लोग किस में लिख रहे हैं, छोटी आंत में। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, इसकी दीवारों पर अंगुलियों जैसी संरचना होती है जिसे आंत्र रसांकुर या इंटेस्टाइनल विली कहते हैं, जिसका कार्य क्या होता है, भोजन की अवशोषण क्षमता को बढ़ाना। और ये क्या होता है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। यहीं पर क्या होता है कि इस छोटी आंत में भी, छोटी आंत में यहाँ पर क्या होता है कि यहीं पर सिर्फ जो भोजन क्या होता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। जिस भोजन का पाचन नहीं हो पाता है वो क्या होता है, वो बड़ी आंत में चला जाता है और यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिस भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, वो पुनः छोटी आंत में नहीं जा पाता है। तो इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पर चला जाता है, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड या जिस भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, जब वो जाता है तो बड़ी आंत से, या कह सकते हैं कि अपचित भोजन से, अपचित भोजन से, अनडाइजेस्टेड फूड से क्या होता है, बड़ी आंत जल को अवशोषित कर लेती है ताकि शरीर से ज़्यादा जल की हानि ना हो पाए। अवशोषण या अवशोषित कर लेती है, कर लेती है। और जो इसके बाद क्या होता है, भोजन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, एनस की सहायता से हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो एलिमेंट्री कैनल में आप लोगों को इतनी ही चीज़ें पढ़नी थी। एक बार और इसका रिवीजन करा देते हैं कि जो सबसे पहला इसका पॉइंट था आहार नाल का, वो हम लोग पढ़े थे मुख गुहा। मुख गुहा में क्या पढ़े थे, मुख गुहा में हम लोग पढ़े थे जीभ पढ़े थे, टिनी सेल्स इसमें होती हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं, जो हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं। अग्रशिरा इसका खुला हुआ, पश्चशिरा जुड़ा हुआ होता है, मांसल संरचना होती है, ये ध्यान रखेंगे। किस भाग से किस स्वाद का अनुभव होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया है। फिर बुकल कैविटी में हम लोग दांत पढ़े। दांत के कितने प्रकार, 4 प्रकार। दांत के कितने प्रकार, 4 प्रकार। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर का प्रयोग काटने के लिए, कैनाइन का प्रयोग रदनक या फाड़ने के लिए। ये जो हल्की टफ चीजें होती हैं, प्रीमोलर जो ज्यादा टफ चीजें होती हैं मोलर को ट्रांसफर कर दी जाती हैं या यहाँ पर वो उनका पाचन करते हैं। तो ये सारी चीजें मुख गुहा में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद ग्रास नली पढ़े। ग्रास नली में ये पढ़े कि इसमें क्रमांकुचन होता है, भोजन लेते हैं तो इसका आकार बढ़ जाता है, भोजन नहीं लेते हैं तो अपने सेम आकार में आ जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ कि क्रमांकुचन की घटना किससे होती है, तो किससे होती है, ग्रास नली से होती है। और ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ग्रास नली होती है इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद ग्रास नली की सहायता से भोजन कहाँ पर, अमाशय में चला जाता है। तो अमाशय में हम लोग क्या पढ़े हैं कि अमाशय में क्या होता है कि एपिथेलियम की परत होती है, धंसा हुआ यहाँ पर भाग होता है, और धंसे हुए भाग से क्या होते हैं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं, उनका निर्माण होता है। और अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे रहता है। अमाशय से ही HCl अम्ल स्रावित होता है, पेप्सिन और रेनिन क्या होता है, एंजाइम स्रावित होते हैं। पेप्सिन का प्रयोग प्रोटीन के पाचन में, रेनिन का प्रयोग दूध में उपस्थित केसिन का प्रोटीन के पाचन में, और केसिन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। दूध का जो पीला रंग होता है वो क्या होता है, कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। इसके बाद जो भोजन होता है वो कहाँ पर, छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में क्या होता है कि 3 पार्ट इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिए थे। यहीं पर क्या होता है, पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसके दीवारों में अंगुलियों जैसी संरचना होती है जिसे आंत्र रसांकुर या इंटेस्टाइनल विली कहते हैं। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि विली किसका पार्ट है, तो विली छोटी आंत का पार्ट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर इसके बाद देखेंगे कि ये आहार नाल का क्या है, छोटी आंत। आहार नाल का ये सबसे
बड़ा भाग है और यहीं पर पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है और कह सकते हैं कि यहीं पर भोजन का अवशोषण हो जाता है। जिस भोजन का पाचन नहीं हो पाता है वो क्या होता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और बड़ी आंत से फिर इससे जल को अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद शेष भोजन क्या होता है, शेष भोजन मल के रूप में एनस की सहायता से क्या होता है, बाहर कर दिया जाता है। तो इस वाले पार्ट में आप लोगों को इतना ही, और जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने आने की संभावना है, लगभग कवर करा दिए गए हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत समझ में आ रही हो, ये क्वेश्चन छूट गया है, ये नहीं बताया गया है, तो आप लोग कमेंट कर कर हमें बता सकते हैं। बस इस वाले पार्ट में या इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे। जो अगला वीडियो होगा वो क्या होगा कि पाचन में सहायक जो ग्रंथियां होती हैं वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। बस आज के वीडियो में इतना ही।